एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे परमाणु भौतिकी के बारे में। मतलब द्रव्य के बारे में बात करेंगे पहले, फिर द्रव्य के बाद परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगों के बारे में सीखा था। वो चैप्टर कंप्लीट हो गया और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, परमाणु भौतिकी। देखिए, सबसे पहले द्रव्य के बारे में महर्षि कणाद वैज्ञानिक थे। उन्होंने द्रव्य के बारे में बताया कि द्रव्य परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। द्रव्य का जो सूक्ष्मतम अवयव है वो परमाणु है और जो कि अविभाज्य है। किसने बताया? सबसे पहले महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद वैज्ञानिक थे, महर्षि कणाद। उन्होंने बताया कि जो द्रव्य है वो, या द्रव्य का जो सूक्ष्म अवयव है, सूक्ष्मतम अवयव, वो है परमाणु। ये सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था कि द्रव्य जो है परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। जो सूक्ष्मतम अवयव है किसी द्रव्य का, किसी पदार्थ का, वो क्या है? वो है परमाणु। सबसे पहले महर्षि कणाद ने इसको बताया था। कुछ समय पश्चात डाल्टन ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हमने 10th क्लास में लर्न किया हुआ है। डाल्टन ने बताया कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो कि अविभाज्य है। मतलब इसकी कोई और आंतरिक संरचना नहीं है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब परमाणु को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ये एक अकेली ऐसी चीज है, इसमें कोई और नहीं उपस्थित है। ये परमाणु छोटा कण है एक तरीके से। तो डाल्टन ने बताया। उसके पश्चात, इसके बाद किसने बताया था? डाल्टन ने बताया परमाणु क्या है? अविभाज्य है। ठीक है। सबसे पहले कणाद ने बताया कि द्रव्य का जो सूक्ष्मतम अवयव है वो है परमाणु। फिर उसके पश्चात डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी और उसने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, इसका विभाजन संभव नहीं है। लेकिन कुछ समय पश्चात, अभी बीच वाले चैप्टर हमने पढ़ा था विसर्जन नलिका में, जब कैथोड किरणों की खोज हुई तब उस समय जो विकिरण उत्पन्न हो रहा था, मैक्स प्लैंक के अनुसार विकिरण कणों के रूप में होता है। तो जो कैथोड से विकिरण उत्पन्न हो रहा था उसे कैथोड किरण ने नाम दिया था टॉमसन ने। जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब विसर्जन नलिका में विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन किया था, उस समय कैथोड किरणों की खोज हुई। कैथोड से जो विकिरण हो रहा था उसे आप कैथोड किरणें कहते हैं। तो कैथोड से जो विकिरण उत्पन्न हो रहा था उसमें जो कण विद्यमान थे, उन कणों को नाम दिया गया था ऋण आवेशित कण, और उन्हीं को कहा गया था क्या? इलेक्ट्रॉन। मतलब वहां जब कैथोड किरणों की खोज हुई, ठीक उसी समय जो बताया गया था कि ये जो विकिरण हो रहा है इसमें जो कण उपस्थित हैं, ये जो कि उन्होंने कहा था नेगेट्रॉन। उस समय थॉमसन ने आकर के नेगेट्रॉन बताया था। फिर एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसका नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। मतलब ये तो पता लग गया था उस खोज में, कैथोड किरणों की खोज में, कि ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान है वहां विसर्जन नलिका के अंदर। जो कैथोड से विकिरण उत्पन्न हो रहा है वहां पे कौन विद्यमान है? इलेक्ट्रॉन। मतलब विसर्जन नलिका में निम्न दाब पर गैसों का अध्ययन किया गया, यानी उसमें विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया गया था। उस समय खोज हुई थी किसकी? कैथोड किरणों की। किसकी खोज हुई थी? कैथोड किरणों की। ठीक है। अब कैथोड किरणें जो खोज हुई उसी में ये बताया गया था कि कैथोड किरणें, मतलब यहां से जो कण उत्सर्जित हो रहे हैं वो ऋणावेशित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। उन कणों को नाम दिया गया था क्या? इलेक्ट्रॉन। यहां लिख ले रहे हम। उन ऋणावेशित कणों को नाम दिया गया था जो इसमें विकिरण में कैथोड किरण की खोज होने के पश्चात इलेक्ट्रॉन।
इनको नाम दिए गए थे। तो बात समझ में आ रही है, एक ही स्टेप समझो। सबसे पहले महर्षि कणाद ने द्रव्य को बताया कि द्रव्य का जो सूक्ष्म अवयव है वो है परमाणु। उसके पश्चात डाल्टन आए और डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, इसका कोई विभाजन नहीं है, इसमें कोई और सूक्ष्म अवयव उपस्थित नहीं। जैसे आज तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर विद्यमान है, लेकिन डाल्टन ने बताया और इन्होंने बताया कि यहां तक कि अभी परमाणु क्या है, अविभाज्य है। विसर्जन नलिका में निम्न दाब पर भरी गैसों में विद्युत विसर्जन का जो परीक्षण किया गया था थॉम्सन के द्वारा, जब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ के आए पिछले चैप्टर में, तब उस समय वहां कैथोड किरणों की खोज हुई और उन रेडियो आवेशित कणों को क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। अर्थात यहां आप ये कह रहे थे कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु का कोई घटक नहीं है, कोई संघटक नहीं है इसका उपस्थित। लेकिन अब जब यहाँ विसर्जन नलिका में ये बात आ गई कि इलेक्ट्रॉन हमारा वहां उपस्थित है, ऋणांशित कोई कण, मतलब अब ये बात हो गई कि परमाणु सूक्ष्म अवयव नहीं है, द्रव्य का सूक्ष्म अवयव नहीं है, यद्यपि परमाणु की संरचना है, कोई परमाणु की संरचना। अब परमाणु की संरचना में प्रश्न चिन्ह लगने लग गया कि परमाणु में कोई ना कोई चीज उपस्थित है। क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या है, पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन है। परमाणु जब विद्युत उदासीन है और वहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेशित कण उपस्थित है, तो इतनी ही मात्रा में धनावेश भी होना चाहिए, तभी तो वो न्यूट्रल हो सकता है। बात समझो, मतलब यहां हमें ये पता लगे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, परंतु परमाणु कैसा होता है, पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन होता है। जब परमाणु पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन है तो उतना ही जितना ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही इसके अंदर धनावेश भी होना चाहिए। तो इस प्रकार परमाणु की संरचना पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे कि परमाणु की अपनी कोई न कोई संरचना अवश्य होती है। ये परमाणु की संरचना प्रश्न चिन्ह लगा कि भाई इसकी कोई न कोई संरचना है, यहां क्वेश्चन मार्क आता है। यहां से जब इलेक्ट्रॉन का पता लग गया था उसके बाद फिर सबसे पहला जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो थॉम्सन ने किया था। किसने दिया था? थॉम्सन ने, जो कि अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जान ले रहे हैं बेसिक जानकारी क्या दी थी थॉम्सन ने। थॉम्सन ने बताया कि जो परमाणु है वो परमाणु एक ठोस गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में धनावेश एक समान रूप से वितरित है तथा इलेक्ट्रॉन उसमें इस प्रकार धसे हुए हैं जैसे कि तरबूज में बीज धसे रहते हैं। तो सबसे पहले थॉम्सन ने बताया क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है परमाणु, तो उन्होंने संरचना के बारे में बताया कि परमाणु एक ऐसा गोला है कि इसके संपूर्ण आयतन में धनावेश एक समान रूप से वितरित रहता है तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसमें तरबूज में जिस प्रकार बीज धसे रहते हैं उसी प्रकार ये धसे रहते हैं। लेकिन ये जो थॉम्सन का जो मॉडल था वो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करने में सफल रहा तथा जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसकी हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। थॉम्सन के मॉडल के द्वारा तापीय उत्सर्जन तथा विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या सफलतापूर्वक की गई, क्योंकि इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया था विद्युत विसर्जन नलिका में। तो तापीय विसर्जन और विद्युत विसर्जन की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई थी थॉम्सन के मॉडल के द्वारा। लेकिन इसकी कमियां समझ में आ गई आपको? कमियां क्या क्या थी? एक तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा, दूसरा रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था उसकी भी व्याख्या करने में ये असफल रहा। थॉम्सन मॉडल क्लियर हुआ, बेसिक पता लगा आपको। परमाणु के बारे में किसने बताया, डाल्टन ने क्या बताया, फिर थॉम्सन कैसे वहां पर इंट्रोड्यूस हुए, क्या एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उस समय, वहां से ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया था कि इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन है तो ये ऋणावेशित होता है और परमाणु विद्युत उदासीन है तो परमाणु पर इतना ही धनावेश भी होना चाहिए। अर्थात इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया परमाणु की संरचना पर। तो मैंने आपको थॉम्सन का मॉडल पढ़ा दिया अभी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं, बताना जरूरी यूं था कि खोज किस प्रकार हुई और थॉम्सन पर बेस था, थॉम्सन के मॉडल पे। अब उसके बाद आता है रदरफोर्ड का मॉडल। ये फेल रहा। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को दिया और मॉडल को देने से पहले उन्होंने रदरफोर्ड ने किया था अपना अल्फा
कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। देखते ही मैंने डायग्राम बना रखा है यहां। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया था, इन्होंने अल्फा कणों की बॉम्बार्डमेंट की सोने की पतली परत पर, एक पतली पिन्नी सोने की थी, और वो सोने की इसलिए ली थी क्योंकि वो अधिक पतली बनाई जा सकती है, ठीक है। सोने की पतली परत पर जब अल्फा कणों की बौछार कराई गई और उसका अध्ययन किया गया सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो उन्होंने इस प्रकीर्णन प्रयोग से, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इससे क्या निष्कर्ष निकाला था। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे आप, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार या बम्बार्डमेंट कराई या उन पर आघात कराई गई स्वर्ण की पत्ती पर, स्वर्ण की पत्ती पर। तो अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण की पत्ती पर या पन्नी पर कराई तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका विश्लेषण किया तो निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए, क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए इनको, कि जब अल्फा कणों की बौछार कराई गई स्वर्ण की पत्ती पर, ये बहुत पतली होती है, तो उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण जा रहे थे, ज्यादातर अल्फा कण ऐसे थे कि वो बिना विक्षेपित हुए सीधे चले जा रहे थे, मतलब उनमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा था। अधिकांश अल्फा कण, पहला जो इससे प्रेक्षण मिला उनको, ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन जो हुआ था, उसमें क्या मिला उनको कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए या बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, रिक्त है, कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, यह पहला प्रेक्षण हमको इससे प्राप्त हुआ था कि परमाणु जो है उसमें ज्यादातर जो भाग है वो खाली है, अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, खाली है, रिक्त है, पहला। दूसरा प्रेक्षण उन्होंने क्या देखा कि कुछ कण ऐसे थे, लगभग 1000 में से एक अल्फा कण ऐसा था कि जो 90 डिग्री या उससे कोण से ज्यादा से विचलित हो रहा था, 90 डिग्री या उससे ज्यादा कोण से क्या हो रहा था, विचलित हो रहा था। और एक प्रेक्षण और लिया था उन्होंने कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे कि जो सीधे जाकर के वापस लौट करके आ जाते हैं। 8000 अल्फा कण में से केवल एक अल्फा कण ऐसा है
कि जो टकराने के पश्चात सीधा लौट करके वापस आ जा रहा है, एकदम विपरीत दिशा में लौट करके वापस आ जाता है। तो दो प्रेक्षण और क्या ज्ञात किए उन्होंने, उन दोनों के बारे में बताएंगे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था उनसे। दूसरा परीक्षण उन्होंने किया, जो परीक्षण मिला था हमको दूसरा वाला, लगभग 1000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण 90 अंश के कोण से विचलित हो जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला था उन्होंने, अर्थात परमाणु के मध्य में संपूर्ण धनावेश एकत्रित है। अर्थात परमाणु में संपूर्ण धनावेश स्थित है। सॉरी, गलत लिखा है थोड़ा सा। परमाणु में के मध्य सूक्ष्म स्थान में परमाणु का समस्त धनावेश स्थित है। ठीक है, लास्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या दिया था उन्होंने, तीसरा ऑब्जर्वेशन मिला था उनको, 8000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण पुनः विपरीत लौट आता है। अतः परमाणु के मध्य रिक्त स्थान में इसका लगभग संपूर्ण द्रव्यमान निहित है। पुनः विपरीत लौट आता है। अतः परमाणु के मध्य में सूक्ष्म स्थान में परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान निहित है। तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की स्वर्ण की पत्ती पर बौछार कराई, जिससे उन्हें निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। इस प्रयोग के आधार पर अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे गुजर जाते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष किया था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा, 1000 में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो 90 डिग्री के कोण से विचलित हो जाता है। इससे यह अनुमान लगाया कि उसके केंद्र पर, परमाणु के केंद्र में या मध्य में, यहां हम केंद्र पर कह सकते हैं, परमाणु के केंद्र पर सूक्ष्म स्थान में परमाणु का समस्त धनावेश स्थित है, जो 90 डिग्री से हो रहे थे। जो वापस लौट करके आ रहे थे, उसका कारण ये बताया था कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसी केंद्र पर एक सूक्ष्म स्थान में निहित है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, नाभिक। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग समझ में आया, सीधा सीधा था।
ये 3 और उनको प्रेक्षण प्राप्त हुए थे कि अधिकांश अल्फा कण जो थे वो बिना विक्षिप्त हुए निकल रहे थे। 1000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 90 डिग्री कोण से विक्षिप्त हो रहे थे, जिससे उन्होंने पता लगाया कि परमाणु के केंद्र पर लगभग समस्त धनावेश परमाणु का स्थित है। फिर विपरीत जो लौट करके आ रहे थे, वापस लौट के आ रहे थे, जिस पास से जा रहे थे उसी से लौट करके आ रहे थे, उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि इसका संपूर्ण द्रव्यमान भी उसी केंद्र पर निहित है। इसके पश्चात रदरफोर्ड ने अपना ये जो प्रकीर्णन प्रयोग था उसी के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल में क्या कहा था? उन्होंने कहा था रदरफोर्ड के अनुसार कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिसके लिए उनको अभिकेंद्रीय बल नाभिकीय बल से प्राप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? त्वरित हो रहा है। त्वरित हो रहा है तो ऊर्जा की हानि हो रही है, और ऊर्जा की हानि जैसे से होगी तो अंत में क्या होगा कि वो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरेगा तो उसका स्थायित्व खत्म। किसका? परमाणु का। परमाणु का स्थायित्व ही खत्म हो जाएगा। इसकी व्याख्या करने में असफल रहे थे। इनकी जो कथन था वहीं पर फंस गए थे। कैसे? इन्होंने बोला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा लगाते रहते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा लगाती रहती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक हमारा आवेशित कण है, और आवेशित कण ऐसे वृत्ताकार गति करेगा तो उसमें त्वरण होगा, अभिकेंद्रित त्वरण होगा। तो त्वरित कोई भी कण होता है वो विद्युत उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो वहां से विद्युत चुंबकीय विकिरण होगा, तो उसकी ऊर्जा में धीरे धीरे कमी आएगी, और अंत में क्या होगा? उसकी ऊर्जा जैसे घटती जाएगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक में गिर जाएगा, और परमाणु के नाभिक में गिरेगा तो परमाणु का स्थायित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर ही अपने मॉडल को प्रस्तुत किया था। मतलब हमें ये ज्ञात हो चुका इस अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग से कि परमाणु के केंद्र पर एक छोटी सी जगह है जहां पर उसका लगभग समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश निहित है। ये पहली चीज थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में प्रस्तुत किया था। किसके आधार पर किया था? रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर अपना पहला मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ये बात कही। दूसरा उन्होंने बताया कि जो अधिकांश भाग खोखला है उसमें इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। कौन वितरित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है वो अधिकांश भाग जो खोखला है उसमें वितरित रहते हैं। फिर तीसरी चीज उन्होंने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन जो खोखले भाग में है, खाली भाग में है इलेक्ट्रॉन, और केंद्र पर नाभिक एक छोटा सा भाग है जिसे हम नाभिक कह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित धनावेश से क्या होना चाहिए? आकर्षित होकर के उसमें गिर जाने चाहिए थे। अर्थात धनावेश और ऋणावेश का विलोपन हो जाना चाहिए, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं होना चाहिए और प्रोटॉन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, परमाणु का स्थायित्व बना हुआ है। तो उन्होंने क्या बात कही इसके लिए? उन्होंने बताया कि जो खोखला भाग है उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। अब देखो ये जो उन्होंने बात कही कि परिक्रमा करते रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण नहीं, आवेशित तो है ही। आवेशित कण त्वरित हो रहा है, वृत्ताकार कक्षा परिक्रमा कर रहा है तो त्वरित हो रहा है। तो लगातार जब ये ऐसे त्वरित होगा तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा, जिसके कारण क्या होगा? इसकी ऊर्जा में धीरे धीरे हानि होगी, और हानि होते होते ये इसकी जो त्रिज्या है, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या है, वो लगातार घटती चली जाएगी, और वह अंत में नाभिक में गिर जाएगा। नाभिक में जैसे गिरेगा तो मतलब जो परमाणु है उसका स्थायित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, एक तो इनकी स्थायी कक्षाओं की व्याख्या करने में सफल रहा। दूसरा, इस मॉडल के अनुसार क्या ऊर्जा में लगातार कमी हो रही है, तो जो विद्युत चुंबकीय विकिरण प्राप्त होता है वो विकिरण सतत होना चाहिए, एक समान रूप से सतत होना चाहिए। जबकि प्रायोगिक साक्ष्य ये कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण सतत न होकर के रैखिक होता है, उसकी एक श्रृंखला होती है। तो इस प्रकार ये रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर। नोट कर देते हैं अभी क्या क्या चीजें उन्होंने बताई। वैसे समझ में आ गया होगा आपको, हटा देते हैं इस डायग्राम को भी। अब रदरफोर्ड ने अल्फा कण
प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु संरचना का अपना मॉडल आधार पर परमाणु संरचना परमाणु संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार नंबर 1, पहला क्या होता था पॉइंट उन्होंने बताया था, परमाणु के केंद्र पर सूक्ष्म स्थान लगभग 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के गोले में परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं लगभग समस्त द्रव्यमान निहित है। पहला ये चीज बताई थी, परमाणु केंद्र पर सूक्ष्म स्थान में लगभग 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के गोले में परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं लगभग समस्त द्रव्यमान निहित है। पहली चीज उन्होंने ये बताई थी। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया था अपने मॉडल में, उन्होंने बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। कौन वितरित होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। थर्ड पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं तथा नाभिक में धनावेश उपस्थित है, अतः कूलाम के नियम से कूलाम के आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। इसीलिए अतः नाभिक में गिर जाएंगे तब उन्होंने क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। अतः रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। ये बताया था उन्होंने रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर अपने मॉडल में जो 3 बातें कही थी वो ये थी कि परमाणु के केंद्र पर सूक्ष्म स्थान है जिस 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का के गोले में परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं लगभग समस्त निर्माण है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नाभिक। दूसरा उन्होंने बताया परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। कौन वितरित रहते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। थर्ड पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है तथा नाभिक में धनावेश उपस्थित है तो कूलॉम के आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे तो मतलब परमाणु का स्थायित्व समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने परमाणु के स्थायित्व को इस प्रकार बताया कि वो वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं तो वहां से अभिकेंद्री बल उसको आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। तो ये कमियां क्या क्या रही? पहली कमी तो ये रही कि जब वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो अंत में उसकी त्रिज्या लगातार घटती चलेगी, वो नाभिक में गिर जाएगा। मतलब ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल हो गया। दूसरा, इसके अनुसार जो कमियां हैं वो बताई जा रही है कि इसके अनुसार क्या होना चाहिए कि जो उस स्पेक्ट्रम मिल रहा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण मिल रहा है वो सतत होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, जो प्रायोगिक साक्ष्य के विपरीत है। प्रायोगिक क्या कहता है? प्रायोगिक सिद्धांत ये कहता है कि जो चुंबकीय विकिरण है वो सतत नहीं होता, वो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? रेखीय। तो इसकी कमियां क्या क्या रही? एक तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरा, इसके अनुसार परमाणु से उत्सर्जित जो परमाणु है उसमें जो ऊर्जा मिलती है उससे उत्सर्जित होने वाला जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसके अनुसार परमाणु से उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण सतत होना चाहिए, सतत होना चाहिए, जो कि प्रायोगिक रूप से रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसके अनुसार परमाणु से उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण सतत होना चाहिए और जो प्रायोगिक रूप से रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, स्वतंत्र स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है। मतलब जो विद्युत चुंबकीय विकिरण था, स्पेक्ट्रम में बोल रहे हैं ना, यहाँ पे रेखीय स्पेक्ट्रम मतलब रेखीय चुंबकीय विकिरण प्राप्त होता है। यहाँ पर भी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण सतत होना चाहिए और इसके अनुसार प्रायोगिक रूप से रेखीय स्पेक्ट्रम मतलब रेखीय विद्युत चुंबकीय विकिरण, रेखीय विद्युत चुंबकीय विकिरण प्राप्त होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण प्राप्त होता है। क्लियर है? तो ये हमारी कमियां रही थी किस रदरफोर्ड मॉडल की। इसके पश्चात आता है बोहर का मॉडल। बोहर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया और उसमें रदरफोर्ड की कमियां थी उनको दूर किया गया था। अब जो टर्म मॉडल था पहला हमारे सिलेबस में, उसने हाइड्रोजन की व्याख्या करने में सफल रहा था वो, और अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग की व्याख्या करने में सफल रहा। रदरफोर्ड का मॉडल बहुत हद तक सही था, बस इसने माप कहां पे खा ली कि मतलब इन्होंने कहा वृत्ताकार कक्षाओं परिक्रमा करता है इलेक्ट्रॉन
तो वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करेगा तो ऊर्जा में हानि होगी, तो हानि होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या होगा, इस प्रकार से कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है तो इस प्रकार से उसकी जो त्रिज्या है वो कम होती चलेगी और लास्ट में ये कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में चला जाएगा इस प्रकार से। तो नाभिक में जाएगा तो परमाणु का अस्थायित्व ही खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो इसके पश्चात अब हम बात करेंगे बोहर का मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी वो बोहर के मॉडल द्वारा दूर की गई। बोहर ने क्या कहा, देखिए बोहर ने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए परिक्रमा करते रहते हैं और इनको परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य कूलॉम आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। तो बोहर मॉडल में पहली चीज क्या बताई कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं तथा इस परिक्रमण के लिए अभिकेंद्रीय बल उसे नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बोहर का मॉडल। बेसिक से बात चल रही है। सबसे पहले कणाद ने बताया, फिर डाल्टन ने बताया परमाणु के बारे में, फिर थॉमसन ने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन विसर्जन, जब विद्युत विसर्जन नलिका में विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात चल रही थी, कैथोड किरणों की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तब थॉमसन ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, परमाणु अविभाज्य नहीं है, यद्यपि इसका विभाजन संभव है, अर्थात इसकी कोई संरचना। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द नील्स बोर परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या था, उन्होंने किस प्रकार से परमाणु की व्याख्या, परमाणु संरचना की व्याख्या की है। तो नील्स बोर ने 3 अभिगणित दिए थे। नील्स बोर ने परमाणु संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु संरचना के लिए निम्नलिखित 3 अभिग्रहित प्रतिपादित किए। प्रथम अभिग्रहित की बात करेंगे। पहला अभिग्रहित का क्या था, इन्होंने कहा था परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में, चारों ओर स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए परिक्रमण करते रहते हैं तथा परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण बल से प्राप्त
हो जाता है, प्राप्त होता है, से प्राप्त हो जाता है। मतलब जो अभिकेंद्रीय बल इसका मान होता है mv² बटे r। mv², मतलब ये nवीं कक्षा की का चाल है, जो इलेक्ट्रॉन है जो nवीं कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, जिसकी त्रिज्या है r। mv² बटे r, ये सूत्र है केंद्रीय बल का। ये किससे मिल रहा है? ये मिल रहा है उसको नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से। तो नाभिक आकर्षण बल की बात करें तो k q1 q2 बटे r² होता है। तो k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 k q1 q2 बटे r², तो rn का स्क्वायर। नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उन सब का आवेश, मतलब उसकी परमाणु क्रमांक संख्या ये रही, ये आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? e, तो ये हो गया Ze² बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 rn²। ये समझ में आया क्या? आपको पता है ना कि अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? mv² बटे r²। v क्या है? चाल है। r क्या है? त्रिज्या है उसकी कक्षा की, जितनी दूरी पर वो हमारा वृत्ताकार गति कर रहा है। और जो कूलम के बल के नियम से आप कहेंगे m बराबर होता है k q1 q2 बटे r²। ठीक है, k का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। q1 क्या है? नाभिक में उपस्थित आवेश है ये Ze, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश यहाँ से, तो ये हो गया Ze² हो जाएगा यहाँ से, और ये r तो rn²। तो ये बना दिया पे Ze² बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 rn², ये हमने से लिया हुआ है। तो पहला अभिग्रहित ये था किसका? नील्स बोर का परमाणु संरचना का, ये प्रथम अभिग्रहित है। द्वितीय अभिग्रहित क्या था? पता है द्वितीय अभिग्रहित? केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने। द्वितीय अभिग्रहित क्या कहता है? द्वितीय अभिग्रहित में द्वितीय अभिग्रहित कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण कर सकते हैं जिसके लिए उनके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनके लिए परिक्रमण कर सकते हैं जिनके लिए उनके कोणीय संवेग MVN RN, कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्थायी कक्षाओं पर परिक्रमण कर सकते हैं जिनके लिए उनके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण होता है, जिनके लिए कोणीय संवेग उनका MVRN h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात MVN Rn इक्वल टू n h/2 पाई। यहाँ पे n क्या एक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, 0 1 2 3 4 5, 0 से लेके इनफिनिट, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। तो दो अभिग्रहित में आ गए। तीसरा अभिग्रहित, तीसरे अभिग्रहित में क्या कहा था कि परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा की जो ऊर्जा है, यानी जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भ्रमित हो रहा है, भ्रमित मतलब परिक्रमा कर रहा है, उसकी जो ऊर्जा है वो निहित होती है। यानी परमाणु की प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। परमाणु
में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की परमाणु में स्थायी कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में स्थायी कक्षा में परिक्रमण कर रही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन N2 स्थायी कक्षा से N1 कक्षा में संक्रमित होता है, तो N1 कक्षा में संक्रमित होता है तो ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है उसका मान उत्सर्जित होता है तो उत्सर्जित चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा होगी En2 माइनस En1। ये होगी विकिरण में जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसका मान क्या होगा En2। तो नील्स बोर ने ये निम्नलिखित 3 अभिग्रहित प्रतिपादित किए थे। पहले अभिग्रहित में बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए परिक्रमण करते रहते हैं तथा परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल उन्हें कूलाम के आकर्षण बल से यानी इलेक्ट्रॉन और नाभिक में उपस्थित जो धनावेश है उसके मध्य आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। दूसरे उन्होंने बताया कि परमाणु उन्हीं स्थायी कक्षाओं को परिभाषित करता है तो अभिग्रहित तो उन्हीं स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए उनका कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण हो। तीसरा अभिग्रहित बताता है स्थायी कक्षा की ऊर्जा के बारे में। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक परमाणु की कक्षा की जो परमाणु की कक्षाएं हैं उनकी ऊर्जा निश्चित होती है। परमाणु में स्थायी कक्षा में परिक्रमण करने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मतलब परमाणु की जो कक्षाएं हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। परमाणु ऐसे लिख सकते हैं इसको, परमाणु की स्थायी परमाणु में स्थायी कक्षाओं की ऊर्जा या परमाणु की स्थायी कक्षा स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या परमाणु की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या निश्चित, अर्थात यदि N2 कक्षा से N1 कक्षा में संक्रमित होता है तो वह En2 माइनस En1 ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने अपना परमाणु संरचना की व्याख्या की थी। इसके अंदर कमियां क्या थी, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी? पहली कमी तो ये थी, इन्होंने ये जो बात बोली है यहाँ कि स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए परिक्रमण करते रहते हैं।
बिना ऊर्जा वृत्ताकार कक्षाओं में कहा था, बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए वृत्ताकार कक्षाओं में, यहाँ पे नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में, स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए, बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए, यहां तो ऐसे ही लिख दो, परिक्रमण चारों ओर वृत्ताकार, चारों ओर वृत्ताकार, ये शब्द लिख लेना है, चारों ओर वृत्ताकार स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए परिक्रमण करते रहते हैं तथा परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य आकर्षण से, मतलब जब ये वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में, स्थायी वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करेगा, तो इसका कोई तर्कसंगत प्रस्तुत नहीं किया क्यों ये ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। जबकि रदरफोर्ड तो वही रॉन्ग हुए थे, रदरफोर्ड ने इतनी बात तो कही थी कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता रहता है, तो उसका तो तर्कसंगत प्रस्तुत कर दिया आप लोगों ने कि मतलब कमी बता दी कि मतलब इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो इसको ऊर्जा उत्सर्जित करनी चाहिए, विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करनी चाहिए, और यदि विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा तो लास्ट में कहा जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए, जिससे नाभिक का परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा। इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में, स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए परिक्रमण करते रहते हैं। क्यों नहीं करते ऊर्जा का उत्सर्जन, ऐसा कुछ तर्कसंगत इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। तो पहला ड्रॉबैक तो यही पर था कि इन्होंने ये जो बात कही थी कि वृत्ताकार कक्षाओं में, स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए, तो इसका कोई तर्कसंगत प्रस्तुत नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण कर रहा है पर ऊर्जा का उत्सर्जन या विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं कर रहा है, कोई तर्कसंगत इन्होंने प्रतिपादित नहीं किया। दूसरा, ये नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो हाइड्रोजन परमाणु तथा उसके सदृश जितने परमाणु हैं, हीलियम, लिथियम आयन जितने भी हैं, ये उनके लिए ही वैध था। मतलब जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है वो हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए वैध है, अन्य किसी के लिए वैध नहीं है। दो कमियां। तीसरी कमी कि वृत्ताकार कक्षाओं को क्यों लिया गया कि जबकि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं वहां उपस्थित होती हैं। तीन कमियां हो गई कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होती, इन्होंने वृत्ताकार कक्षाएं बताई। चौथी कमी कि ये जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था उसकी जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है, विक्रम जो मिल रहा है, उसकी तीव्रता के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता है। तो ये थी नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। अब इस परमाणु मॉडल के द्वारा हमने इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के लिए, इलेक्ट्रॉन की चाल के लिए, या जो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, nवीं कक्षा में जो परिक्रमण कर रहा है उसकी त्रिज्या क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है, उसकी चाल क्या है, उसकी आवृत्ति क्या है, ये सारे पैरामीटर ज्ञात करेंगे इन नील्स बोर के अभिक्रियाओं की सहायता से। माना कि कोई इलेक्ट्रॉन Vn चाल से nवीं स्थायी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है जिसकी त्रिज्या Rn है, तो इनके ये जो अभिग्रहित हैं उनकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या, चाल तथा ऊर्जा की कुल ऊर्जा क्या है, आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं, आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम देख लें थोड़ा सा। मान लो कि इलेक्ट्रॉन, ये कोई नाभिक है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार से गतिशील है जिसकी चाल है Vn और इसकी त्रिज्या यहां से Rn। माना इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा, nवीं वृत्ताकार कक्षा जिसकी त्रिज्या Rn है, मैं Vn चाल से गति कर रहा है, ठीक है। तो बोहर के अब जो अभिग्रहित थे उन्हीं के आधार पर कहेंगे। तो बोहर के
प्रथम अभिग्रहित से क्या कहा था? प्रथम अभिग्रहित क्या कहता है कि जो अभिकेंद्रीय बल है mvn स्क्वायर Rn बराबर उसको आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है, मतलब ZE स्क्वायर बटे 4πε0 इंटू Rn स्क्वायर। प्रथम अभिग्रहित है ये। बोर के द्वितीय अभिग्रहित से द्वितीय अभिग्रहित द्वितीय विग्रहित से क्या करता है ये देखो, कोणीय संवेग का मान L मतलब mvn Rn इक्वल टू कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण। अब हम क्या करें कि अगर हमें vn निकालना है तो Rn हटाओ, और Rn निकालना है तो vn हटा दो। पहले चाल निकाल लेते हैं फिर त्रिज्या निकाल लेंगे, तो पहले हम Rn हटा देते हैं। तो देखो इससे इस समीकरण को देखो, तो प्रथम अभिग्रहित से हमें Rn का मान मिल सकता है। कैसे क्या मिलेगा? देखो एक घातें कट जाएंगी तो Rn यहां आ जाएगा, बाकी टर्म्स वहां पहुंच जाएंगी। तो हम ये समीकरण 2 डाल दे रहे हैं। अब लिख रहे हैं समीकरण 1 से देखो जरा Rn का मान क्या आएगा, यहां से Rn यहां पहुंचा दो तो m यहां आ जाएगा, सही है ना, और vn आ जाएगा इधर। तो Rn बराबर क्या मिल रहा है? Rn बराबर Rn यहां ले आओ, बाकी टर्म्स को यहां पहुंचा दो, ZE स्क्वायर एज इट इज बटे 4πε0 mvn स्क्वायर। ये Rn है समीकरण 1 से। Rn का मान इसमें रख दो तो हमें vn मिल जाएगा। देखते हैं, अब हटा दें इसको तो रहने दो। Rn का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रख दे तो कहानी खत्म हो जाती, वही तो निकाला है आपने तो सारा कैंसिल आउट हो जाता। समीकरण 2 में रख दो तो वहां पे क्या है, mvn इंटू Rn के पे आ जाएगा ZE स्क्वायर बटे 4πε0 mvn स्क्वायर इक्वल टू NH/2π। काट पीट कर लो, पहले एक हाथ कट जाएगी, m से m कट गया, और कुछ कट रहा है? चलो छोड़ो, नहीं कट रहा तो क्या बचा, ZE स्क्वायर बटे 4πε0। देखो vn यहाँ है ना, उसको यहाँ ले जाओ, NH/2π इंटू vn। अब यहां से vn लिख सकते हैं हम, vn बराबर ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0। अब देखना ये टर्म इसको उल्टा करके आ जाएगी 2π बटे h इंटू n, ये रह जाएगा। तो देखो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है, z और n को छोड़ करके। h भी नेतांक है, प्लंग नेतांक है, 4πε0 नेतांक 2π से पाई कट गया, ये 2 टाइम्स रह गया। तो vn क्या निकला, e स्क्वायर अपॉन 2ε0 nh z इंटू n। इसको यहां कह देते हैं, मान लो कांस्टेंट है कोई a0, तो vn इक्वल टू आ गया यहां से a0 इंटू चाल है ना हमारी, तो इसको कुछ मान लो आप, जरूरी नहीं है कि आप a0 कुछ ही कांस्टेंट मान लो। तो vn जो निकल के आ रहा है वो निकल के आया ये पूरा, इसका मान फिक्स है। इसका मान फिक्स क्या है, इसको बता दें c/137 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया z/n। अब हाइड्रोजन की अगर बात करें, z को 1 रख देंगे, प्रथम कक्षा लेंगे तो n = 1 रख देंगे, द्वितीय लेंगे तो n = 2 रख देंगे। तो इस प्रकार यहां से हम इलेक्ट्रॉन की चाल की गणना कर सकते हैं।
ये मान रखने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, जो मान दिए इलेक्ट्रॉन का आवेश ε0 का मान, n कक्षा है, h प्लांक नियतांक है, z क्रमांक है और n क्या है, उस परमाणु की स्थायी कक्षा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इस प्रकार से हम यहाँ से चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम ध्यान रखें इसको। यहाँ से और भी अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो हमें ये मिलता है, ये Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का समथिंग है, और ये z अपॉन n आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको। ये जो फैक्टर है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल रही है, ये जो वैल्यू है, या तो आप इसे लर्न कर लेना है, n नहीं है, ये n तो यहाँ लिखे हैं, h है केवल यहाँ, h। इसकी वैल्यू मिल रही है 2.189 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये रख देना आप। अगर हाइड्रोजन के लिए निकालना चाहते हो, z है यहाँ, परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 1। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल क्या हो जाएगी, Vn इक्वल टू z, तो 1 हो जाएगा। तो 2.189 10⁶, n इसमें 1 रहता है, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो है प्रथम कक्षा। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कक्षीय चाल समझ में आ गई सबको। अब हम ये क्या, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, ये इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल का व्यंजक है। यहाँ आप लिख भी सकते हो, यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। त्रिज्या निकाल लो आप, ये दो विपरीत काम में आने हैं त्रिज्या के लिए भी। तो अभी तो क्या मिला आपको, कक्षीय चाल का व्यंजक मिल गया, जो साधारण ये आया यहाँ पे। इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ गया, ये हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल है। आगे देखें इसमें, त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा की त्रिज्या, वही बोर के प्रथम द्वितीय विग्रही से, तो बोर के प्रथम अभिग्रही से क्या कहता है, बोर के प्रथम अभिग्रही MVn स्क्वायर ओवर Rn इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू Rn स्क्वायर। अब यहां से हमें Rn निकालना है, तो Vn एलिमिनेट करना होगा। तो एक ऐसा करो, एक ये तो कट रहा है तो काट लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लो। MVn स्क्वायर इक्वल टू हो गया ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू Rn। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया प्रथम अभिग्रही से। बोर के द्वितीय विग्रही से, बोर के द्वितीय अभिग्रहित से, बोर के द्वितीय विग्रहित से क्या होगा, द्वितीय विग्रहित से, द्वितीय विग्रहित क्या कहता है, MVn इंटू Rn एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का मान, h अपॉन 2π का पूर्ण गुणज। यहां से अब हमें Vn चाहिए, सॉरी Vn हटाना है, तो एक काम करो, यहां से Vn निकालो और यहां रख दो। ठीक है, तो हमें Rn मिल जाएगा। यहां पे देखो Rn है समीकरण में, यहां भी है, तो हमें क्या हटाना है, Vn हटाना है, हमें चाहिए Rn। तो Vn की वैल्यू यहां रख दो, हमें Rn मिल जाएगा। तो Vn यहां से क्या आ जाएगा, यहां से Vn मिल जाएगा NH अपॉन 2πm इंटू Rn। ये समीकरण 2। समीकरण 2 से Vn का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखेंगे m इंटू वी एन का स्क्वायर है तो इसका वर्ग होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन। ठीक है, अब आर एन निकालना तो एक धातु कट जाएगी, बाकी एडजस्ट करो आप, ये एम कट जाएगा यहां से, क्या मिला तो अब आपको यहां से देखो ये आर एन गुणा होकर इधर जाएगा तो वहां लिख सकते हैं हम आर एन जेड ई स्क्वायर बटे क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो एक पाई भी कट सकती है घात, 4 एप्सिलॉन 0 रह गया, उधर का इधर का क्या रह गया, इधर का रह गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम इंटू आर एन, सॉरी आर एन तो हट गया, इधर पहुंच गया तो ये चीज रहेगी। एम क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम भी नियत है, तो आर एन क्या मिला हमें यहां से 4 से 4 काट दो, आर एन मिल गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 उधर चला जाएगा, अपॉन में क्या बच गया जेड ई स्क्वायर पाई एम। तो देखो जो नियतांक है उसको तो अलग कर लेते हैं, बाकी को रहने देते हैं। तो सूत्र क्या मिला है यहां से आर एन बराबर नियतांक को एक तरफ कर लेना, बाकी को रख दो एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन ई स्क्वायर पाई एम, ये तो नियतांक है, बचा क्या एन स्क्वायर बटी जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, तो आर एन मिल गया ये, इसका मान होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये जो टर्म है एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर पाई एम इक्वल होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो आर एन त्रिज्या मिल गई 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर ओवर जेड, या इसको घात में लिख लो 0.529 10 की घात -10 एन स्क्वायर बाई जेड, ये है त्रिज्या एन कक्षा की त्रिज्या। एन का मान रख देंगे, जेड का मान रख देंगे, हाइड्रोजन परमाणु की बात करें यही आ जाएगी 0.59 और 0.53 भी कह सकते हो एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यानी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या चीज मिल गई, चाल मिल गई और त्रिज्या मिल गई। अब हम आवृत्ति की बात करें, आवर्तकाल की बात करें और कुल ऊर्जा की बात करते हैं कि कुल ऊर्जा और आवृत्ति इसकी क्या होगी। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आवृत्ति कक्षीय इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति क्या होती है, हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब चाल तो वी एन है, दूरी कितनी है, दूरी है कक्षा की पूरी परिधि 2 पाई आर एन बटे समय, तो T बराबर आ गया 2 पाई आर एन बटे वी एन, ये आ गया आवर्तकाल। ये तो आवर्तकाल है, तो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है 1/T 1 बटे आवर्तकाल की, तो यहाँ से आवृत्ति क्या मिलेगी, आवृत्ति मिलेगी वी एन बटे 2 पाई आर एन। अब इन सब के मान रख दो, वी एन अभी निकाला था आपने और आर एन भी निकाला था, यहां से हमें क्या मिल जाएगी, आवृत्ति मिल जाएगी, ये है आवृत्ति। एन कक्षा की चाल देगा, त्रिज्या देगा, तो उसकी हमें आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। नहीं है तो वो वैल्यूज जो मैंने अभी रिजल्ट निकाले थे उनकी वी एन और आर एन की वैल्यू रख देंगे, तो आपको आवृत्ति का नया सूत्र और प्राप्त हो जाएगा। अब ज्ञात करते हैं ऊर्जा, एनवी कक्षा की
कुल ऊर्जा, ठीक है। दो ऊर्जाएं होंगी, एक गति ऊर्जा और एक स्थिर ऊर्जा। तो एनवी कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन, एनवी कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गति ऊर्जा क्या होगी, हाफ के बराबर लिख लेते हैं, के बराबर 1/2 mvn², ठीक है। ये तो गति ऊर्जा हो गई। गति का मान भी निकाल लेते हैं। तो जो प्रथम विग्रहित है, बोर का प्रथम विग्रहित, वो क्या कहता है, बोर के प्रथम विग्रहित से प्रथम विग्रहित कहता है mvn²/rn, अभिकेंद्री बल बराबर Ze²/4πε0 ठीक। यहाँ से mvn² मिल सकता है, ये घात कट जाएगी। mvn² का मान क्या है, यहाँ से मिल गया Ze²/4πε0 ये मिल गया। क्या तो गति ऊर्जा का मान निकल के आएगा, के मिल गई 1/2, तो ये हो जाएगा 4 पाई तो है 8 पाई Ze²/8πε0 इंटू Rn। ये हो गई गति ऊर्जा इसकी। समीकरण 1 डाल दो। स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा तो U पढ़ी हुई है आपने, पहले चैप्टर में पढ़ाई थी आपको, Q1 Q2 अपन आ रहे हैं। तो ये क्या होगी, K तो हो गया 1/4πε0 Q1 Ze और इलेक्ट्रॉन प्रवेश माइनस E/Rn। तो U मिल गया -Ze²/4πε0 ये मिल गई। तो कुल ऊर्जा क्या हो गई, कुल ऊर्जा हो गई E बराबर K प्लस U, K ये रहा और U ये रहा। तो E बराबर हो गया, K कितना है, Ze²/8πε0 Rn माइनस हो गया Z। तो ये वैल्यू आ गई कुल ऊर्जा की। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त हो रही है, यहाँ से कितना मिल जाएगी, ये कॉमन है Ze², ये आ जाएगा Ze²/4πε0 Rn कॉमन ले लेते हैं, 4πε0 Rn पूरा। तो यहाँ से क्या बच गया 1/2 - 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2 आ गया, मतलब मिल गया हमें माइनस का Ze²/8πε0 Rn। अब इसमें यदि हम Rn की वैल्यू, मतलब R क्या है, Rn क्या है, nवीं कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन जो nवीं कक्षा में गतिशील है उसकी त्रिज्या है, तो उसका मान रख दें तो ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है। यहाँ से डायरेक्टली लिख लेंगे आप, कुल ऊर्जा E बराबर होती है 0. नेगेटिव है ये, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर आएगा, यहाँ से -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको ये जूल में निकालनी है तो इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश से भाग देंगे। तो अभी हमने क्या क्या स्टडी किया, एक बार रिवाइज करें। मैंने पहले आपको समझाया कि सबसे पहले महर्षि कणाद ने द्रव्य के बारे में बताया था कि द्रव्य परमाणु, जो सूक्ष्म कण है द्रव्य का वो है परमाणु। फिर डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, इसका कोई विभाजन नहीं, इसकी कोई संरचना नहीं है। लेकिन जब विद्युत विश्लेषण नलिका में विद्युत के प्रवाह का अध्ययन किया गया तब हमें यह ज्ञात हुआ कि जो कैथोड से विकिरण उत्पन्न हो रहा था उसमें ऋणावेशित कण थे जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया, मतलब इलेक्ट्रॉन है द्रव्य के अंदर। तो परमाणु की संरचना पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगने लग गया। तो टॉमसन ने पहला मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड ने अल्फा
अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया और अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र पर एक कोई छोटी सी -15 मीटर त्रिज्या का एक छोटा सा गोला है, जिसमें उसका समग्र धनावेश और द्रव्यमान निहित रहता है। उसका अधिकांश भाग खोखला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इस खोखले भाग में वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं, जो कि इसके लिए समस्या खड़ी हो गई रदरफोर्ड मॉडल के लिए। यही इसकी मेन प्रॉब्लम बना था, क्योंकि ये परमाणु की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका यहाँ से, क्योंकि ये लगातार गिर जाएगा और ये सतत चुंबकीय विकिरण बताता है। इसके चुंबकीय विकिरण जो होना चाहिए वो सतत होना चाहिए, जो कि प्रायोगिक नहीं है, ऐसा रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। फिर बोहर आए, बोहर ने 3 अपने अभिग्रहित प्रतिपादित किए। 3 अभिग्रहित में पहला अभिग्रहित उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा करता है वह बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए परिक्रमा करता है, और इसके लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त हो रहा है? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले कूलम आकर्षण बल से प्राप्त हो रहा है। ये पहला अभिग्रहित दिया था। दूसरे में कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाओं को परिभाषित करता है द्वितीय अभिग्रहित, उन्हीं स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। तीसरे अभिग्रहित में कहा जाता है कि परमाणु की प्रत्येक स्थायी कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हायर टू लोअर जा रहा होगा, n टू से में जा रहा होगा, तब तो ऊर्जा का विकिरण करेगा, और यदि निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा उस समय। तो इस प्रकार से हमने बोहर के विपरीतों को पढ़ा। फिर इसके हमने कमियां देखी थी बोहर की कमियां क्या रही कि बोहर का जो मॉडल था वो हाइड्रोजन सदस्य परमाणु के लिए ही वैध था, किसी और के लिए वैध नहीं था। इसमें कहा गया कि वृत्ताकार कक्षा में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए कोई तर्क संगति प्रस्तुत नहीं की कि वृत्ताकार कक्षा में भ्रमण भी कर रहा है ये रदरफोर्ड की तरह ही, लेकिन ऊर्जा का विकिरण उत्सर्जित नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? जबकि वृत्ताकार कक्षाओं के अलावा द्विवृत्ताकार कक्षाएं उपस्थित होती हैं, लेकिन इनके अनुसार वृत्ताकार कक्षा में, तो ऐसा क्यों रहा? फिर और इन्होंने जो तीव्रता होती है चुंबकीय विकिरण की, जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी तीव्रता के बारे में ये सिद्धांत या ये जो परमाणु मॉडल था बोहर का, वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। ये कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। तो आज हमने लर्न कर लिया है कहां तक? बोहर के अभिग्रहित तक। बोहर के तीनों अभिग्रहित बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इस चैप्टर से सबसे मेन क्वेश्चन इसी से है, बोहर के अभिग्रहित से। एक लेक्चर में, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, छोटा ही चैप्टर है। क्या क्या बचा है? अब बचा है हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम तथा हाइड्रोजन रेखीय स्पेक्ट्रम की बोहर द्वारा व्याख्या। ये 2 चीज बची हुई है, इनको हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे अपनी एनसीईआरटी बुक की हेल्प से प्लस वीडियो की हेल्प से। एनसीईआरटी बुक में अच्छे से नोट्स दिए हुए, कोई ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई है वो मेंटेन करनी है आपको नोट्स में। इससे थियोरेटिकल ही रहेगा, और जहां तक है 110% ये नील्स बोर के जो अभिग्रहित हैं उसी से रहेगा क्वेश्चन आपका। क्लियर है? तो यहां तक आप तैयार करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।